जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती में जो बुद्धिलब्धि और मानसिक अभिरुचि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनसे रिलेटेड सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की, तो बने रहिएगा सेशन में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जो है लगभग 35 प्रश्नों को देखा था। आज हमारा जो है 36वें प्रश्न से इसको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि आप एक थाना इंचार्ज हैं। आपको जानकारी मिलती है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के पुत्र ने अपनी लग्जरी गाड़ी से एक गरीब व्यक्ति को कुचल दिया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यदि आपके वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हैं, है ना, तो ऑप्शन ए की बात करेगा तो आप कुछ दिनों के लिए अवकाश ले लेंगे। बी की बात करेंगे तो आप उस दोषी लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इसमें सी जो लिखा है कि आप इस घटना की संपूर्ण जानकारी अपने उच्च अधिकारी को देंगे। और डी की बात करेंगे तो आप इस मामले में कोई रुचि नहीं लेंगे, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी आप उस दोषी लड़के के खिलाफ क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। लिखा है कि प्रश्नानुसार थाना इंचार्ज को दोषी लड़के के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि उसका कर्तव्य दोषी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का है, न कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को गलत दबाव के समकक्ष झुकने का है, ठीक है। आगे चलिए 37 की बात करेंगे। 37 इसमें जो लिखा है ध्यान से देखिए। यदि किसी स्थल पर दुर्घटना घट गई है तो दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सर्वप्रथम क्या व्यवस्था करनी चाहिए? ऑप्शन ए की बात करेगा तो भीड़ व यातायात पर नियंत्रण करना। बी की बात करेंगे तो शांति व्यवस्था बनाए रखना। सी की बात करेंगे तो जीवित बचे लोगों को लिए कैंप, भोजन, पानी और दवाओं की व्यवस्था करना। और इसमें डी की बात करेंगे तो डी जो लिखा है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाना, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाना ही इसका लक्ष्य है, ठीक है। आगे देख सकते हो हम लोग इसके बारे में लिखा है जो यदि किसी स्थल पर दुर्घटना घट गई है तो दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सर्वप्रथम कर्तव्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, गंभीर घायलों को क्या करना है तो अस्पताल पहुंचाना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है हमारा 38वां प्रश्न लिखा है, देखिए। जनता में पुलिस के प्रति आक्रोश का कारण क्या है? विश्वास की कमी, जन सहयोग में कमी, अकर्मण्यता, उपयुक्त सभी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चाहेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं मतलब जो हमने जो बताया है। जनता में पुलिस के प्रति आक्रोश का प्रमुख कारण जनता में उनके प्रति विश्वास की कमी, जन सहयोग में कमी एवं अकर्मण्यता आदि है, ठीक है। आगे 39 की बात करेंगे। सुरेश महेश की हत्या करने के इरादे से महेश की झोपड़ी तक गया। उसने देखा महेश झोपड़ी में सो रहा है। झोपड़ी का एक ही दरवाज़ा था जिसे सुरेश ने बाहर से बंद कर ताला लगा दिया था। तत्पश्चात उसने झोपड़ी में आग लगा दी। महेश जलकर मर गया। सुरेश उत्तरदायी है हत्या के लिए। और इसी की बात करेंगे तो बिल जो लिखा है आग लगने एवं हत्या के लिए, घोर उपहति के लिए, आपराधिक मानव वध के लिए जो हत्या नहीं, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आग लगाने एवं हत्या के लिए इसका क्या हो जाएगा तो ये सुरेश जो है दोषी माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 40 की बात करें। घरेलू हिंसा में शामिल है कौन कौन शामिल है? महिला पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाना, बेटी को जन्म देने के कारण महिला को अपमानित करना, महिला को या उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देना, उपयुक्त सभी, है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस लिखा है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत महिला पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाना, बेटी को जन्म देने के कारण अपमानित करना,
तथा महिला को या उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देना चाहिए इत्यादि इसमें क्या है सब शामिल है ना। तो विकल्प इसका डी क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें जो लिखा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा ऐसा कार्य है जो अधिक प्रभावित करता है? अपराध को रोकने के लिए पुलिस बल की संख्या को बढ़ा देना, लोगों द्वारा की गई शिकायतों पर यथाशीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया करना, और इसमें सी की बात करेंगे, सी जो लिखा है, समस्याओं को रोकने हेतु वहाँ के निवासियों के साथ विश्वास और सामंजस्य बैठाना, और डी की बात करेंगे, देख रेख के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का क्या करना, उपयोग करना है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं को रोकने हेतु वहाँ के निवासियों के साथ विश्वास और क्या करना, तो सामंजस्य बैठाना है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसमें जो लिखा है कि सामुदायिक पुलिसिंग का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कार्य समस्याओं को रोकने हेतु वहाँ के निवासियों के साथ विश्वास और सामंजस्य बैठाना है। सामुदायिक पुलिसिंग का सार तत्व पुलिस और जनता के बीच की दूरियों को कम करना है ताकि जनता का उनके प्रति क्या हो, तो विश्वास हो। ठीक है, आगे दूसरा जो लिखा है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। जांच करने के पश्चात पता चलता है कि कोई अपराधी नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के पश्चात न्यायालय में जमा करना होगा, है ना। देख सकते हैं लिखा है गिरफ्तारी वारंट, ऑप्शन ए जो लिखा है गिरफ्तारी वारंट, बी जो लिखा है आरोप पत्र, सी जो लिखा है प्रथम सूचना रिपोर्ट, डी जो लिखा है फाइनल रिपोर्ट, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइनल रिपोर्ट इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा है जो, एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी मामले की जांच करने के पश्चात पता चलता है कि कोई मामला नहीं बन रहा है, ऐसी स्थिति में न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, आगे तीसरा तीसरा जो लिखा है इसमें, आप एक ऐसे व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं, एक कार चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, चालक किसी राजनीतिक का रिश्तेदार होने का दावा कर रहा है और स्वयं को बिना रोके जाने हेतु दबाव बना रहा है, ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो चालक को कानून के अनुसार चालान कर देंगे, बी की बात करेंगे अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे, आगे सी जो लिखा है चालक को जाने देंगे कोई परेशानी ना हो, चालक को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर लेंगे ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। चालक का क्या करेंगे, कानून के अनुसार उसका क्या करेंगे, चालान करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप एक व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी पर है, एक कार चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए आ रहा है, चालक अपने आप को किसी राजनेता का रिश्तेदार बताता है और तथा छोड़ देने का दबाव बना रहा है ना। ऐसी स्थिति में चालक का कानून के अनुसार चालान कर देंगे क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर है, वह बड़े व छोटे को भी व्याय नहीं कर सकता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए चौथे की बात करेंगे, आप एक गंभीर अपराध की जांच कर रहे हैं, एक साक्षी आपको गुप्त रूप से यह जानकारी देता है कि उसने अपराधी को घटनास्थल पर धोखा देखा था, परंतु साक्षी डरता है कि यदि पुलिस के सामने आया तो उससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप साक्षी की आवश्यकता है तो क्या कदम उठाएंगे, है ना। चलिए ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है, साक्षी की बात को नज़रअंदाज करेंगे और जांच को जारी रखेंगे, साक्षी को धमकाएं ताकि वह साक्ष्य प्रस्तुत करे, इस मामले को किसी अन्य अधिकारी को सौंप देंगे तथा स्वयं इस मामले से हट जाएंगे, साक्षी की पहचान गुप्त रखते हुए जो है उसका क्या करेंगे, साक्ष्य लेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा है जो, आप एक गंभीर अधिकारी अपराध की जांच कर रहे हैं, एक साक्षी साक्ष्य देना चाहता है परंतु उसकी पहचान उजागर हो जाएगी इसलिए पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहा है, ऐसे में साक्षी को आश्वासन देंगे कि आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, अतः वह निर्भय होकर साक्ष्य दे और उससे कोई नुकसान नहीं होगा ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए पाँचवा की बात करेंगे। पाँचवा जो लिखा है, विधि का शासन किस प्रकार का शासन माना गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो सामान्य कानूनी, बी की बात करेगा सर्वोच्च कानूनी, सी की बात करेगा विवादास्पद कानूनी, डी की बात करेगा असहज कानूनी, है ना।
इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च कानूनी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इसमें जो लिखा है, निम्न में से कौन सा उपचार अपराधियों की सुधार के लिए नहीं है? पैरोल, अंतिम जमानत, प्राचीर विहीन बंदीगिरी, रिमांड होम, परिवीक्षा या सद्व्यवहार या अविश्वास, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रिमांड होम जो है अपराधियों की सुधार के लिए उपचार नहीं है ना। आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में जो लिखा है, रिमांड होम अपराधियों की सुधार के लिए नहीं है। देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यकता वाले बच्चों और माता पिता के नियंत्रण से परे बच्चे को आमतौर पर रिमांड होम पर रखा जाता है। ठीक है, आगे चलिए 7वें की बात करेंगे। 7वां जो लिखा है, विधि के शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सिद्धांत यह है कि सभी लोग और संस्थाएं कानून के अधीन है और उसके प्रति जवाबदेह है। यह आमतौर पर शक्ति के मनमाने उपयोग को रोकता है। यह लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता है। यह उन लोगों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जांच करता है जिनको प्राधिकार प्राप्त है। और डी की बात करेगा, यह व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सकता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी यह व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देता है जिन्हें आसानी से रद्द किया जा सकता है। ठीक है, आगे चाहेंगे तो हम लोग इसके बारे में देख भी सकते हैं। विधि का शासन डायसी का प्रसिद्ध सिद्धांत है कि जिसके अनुसार विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है। इस प्रकार विधि का शासन आमतौर पर शक्ति के मनमाने उपयोग को रोकता है, लोगों के मध्य भेदभाव का निषेध करता है तथा शक्ति के दुरुपयोग की क्या करता है, जांच करता है। यह व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देता है जिससे आसानी से रद्द नहीं किया सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, तो गलत है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है केवल नागरिकों को, केवल गैर राजनीतिक व्यक्तियों को, केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को, प्राकृतिक व्यक्तियों एवं विधि व्यक्तियों को, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। प्राकृतिक व्यक्तियों एवं विधि व्यक्तियों दोनों को जो है अनुच्छेद 14 जो है सबके लिए समान है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राकृतिक व्यक्तियों को एवं विधिक या निगमित व्यक्तियों का एवं तथा विदेशियों को भी ये प्राप्त है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। 9वां जो लिखा है, इसमें जो लिखा है कि भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 226 में, इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी विधि के शासन का जो है प्रावधान जो है ये जो है अनुच्छेद 14 में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो लिखा है कि विधि के शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के समक्ष समानता के वाक्यांश में जो है मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट कानून के समान संरक्षण की अवधारणा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है कहाँ से अपनी जड़ पाती है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो ब्रिटिश संविधान, बी की बात करेगा अमेरिकी संविधान, सी की बात करेगा जर्मन संविधान और डी की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया संविधान, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी संविधान इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है जो संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता शब्दावली ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से जो है इसको ग्रहण किया गया है। ठीक है, आगे चलिए 11 की बात करेंगे। भारत में न्यायिक पुनर्विवेचन का अधिकार है केवल उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को, किसी न्यायालय को नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। उच्चतम न्यायालय को भी प्राप्त है और उच्च न्यायालय दोनों को भी प्राप्त है ना, न्यायिक पुनर्विवेचन वाला। ठीक है, आप इसमें चाहेंगे तो देख भी सकते हैं। न्यायिक पुनर्विवेचन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 13 से संबंधित है। भारत में न्यायिक पुनर्विवेचन का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को है। ठीक है, भारत की बात करेंगे, यदि कोई पुलिसकर्मी किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे क्या करना चाहिए?
चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है, गिरफ्तार करने हेतु वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेनी चाहिए। गिरफ्तार करने के पश्चात व्यक्ति को शीघ्र ही जेल भेज देना चाहिए। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को उससे अधिकारियों के बारे में बताना चाहिए, है ना। और इसमें डी की बात करेंगे, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण उसे एवं उसके रिश्तेदारों को बताना चाहिए, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण उसे और उसके रिश्तेदारों को जो है बताना चाहिए। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। यदि कोई पुलिसकर्मी किसी को गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तारी का कारण उसे एवं उसके रिश्तेदारों को बताना चाहिए एवं दंड प्रक्रिया विधि में भी दी गई है। ठीक है, आगे चलिए 13 की बात करेंगे। 13 जो लिखा है, विधि का शासन पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन करना है। विधि के समक्ष समता से तात्पर्य यह है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के बीच समान विधि होनी चाहिए एवं समान रूप से लागू भी होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे आगे ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो लिखा है, विधि के समक्ष समानता संसार में अधिकतर लिखित संविधान में ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सी जो लिखा है, विधियों के समक्ष समान संरक्षण विधि के समान समता का जो है यही उप सिद्धांत है। और डी की बात करेंगे, उपयुक्त कथन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी कथन क्या है तो सत्य है। ठीक है, चाहेंगे तो इसके बारे में लिखा भी है, देख सकते हैं लिखा क्या है। तो विधि के समक्ष समता से तात्पर्य यह है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के बीच समान विधि होनी चाहिए एवं समान रूप से लागू भी होनी चाहिए। विधि के समक्ष समानता संसार के अधिकतर लिखित संविधानों में पाई जाती है तथा विधियों के समक्ष समान संरक्षण विधि के में समक्ष समता का एक सिद्धांत है। इस प्रकार सभी कथन सत्य अतः विकल्प डी हमारा क्या है तो राइट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आगे 14 की बात करेंगे। 14 जो लिखा है, आपको एक व्यक्ति द्वारा अपराध की रिपोर्ट मिलती है परंतु वह आपके सीमा क्षेत्र से बाहर का मामला है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। उसे वापस कर देंगे क्योंकि रिपोर्ट आपके सीमा क्षेत्र के परे है। आवश्यकता के आधार पर उसकी सहायता करने हेतु उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे। सी की बात करेंगे, उसके साथ बातचीत करके उसकी समस्या का समझने और समाधान करने का प्रयास करेंगे और उससे संबंधित पदाधिकारियों को क्या करेंगे सूचित करेंगे, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके साथ बातचीत करके उसकी समस्या को समझने और समाधान करने का क्या करेंगे तो प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा है। जो आपको एक व्यक्ति द्वारा अपराध की रिपोर्ट मिलती है परंतु अब आपकी सीमा क्षेत्र से बाहर का मामला है, ऐसे में आप उसके साथ बातचीत करके उसकी समस्या को समझने और समाधान करने का क्या करेंगे तो प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे 15 जो लिखा है, आप एक ऐसे क्षेत्र में तैनात हैं जहां मानव तस्करी की समस्या है। आप ऐसे अपराध को रोकने हेतु क्या कदम उठाएंगे। मानव तस्करी करने वाले गिरोह के सरगनाओं को पकड़ने पर ध्यान देंगे। उन व्यक्तियों पर ध्यान देंगे जो पीड़ित हैं। उन स्थानों पर छापेमारी करेंगे जहाँ तस्करी की संभावना है। और इसमें डी जो लिखा है, स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे, ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे एवं अपराधियों को क्या करेंगे विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा है। जो आप एक ऐसे क्षेत्र में तैनात हैं जहां मानव तस्करी की समस्या है। इस अपराध को रोकने के लिए स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे। संदिग्ध व्यक्तियों के सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे और अपराधियों के विरुद्ध क्या करेंगे कठोर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी बार कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके भी बताएं कि आप वीडियो को यूपी के किन किन जिलों से देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी दरोगा भर्ती के एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।